नमस्कार श्रोताओं, इतिहास के पन्ने में आज हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 1935 का अधिनियम पारित होने से पहले साइमन आयोग की रिपोर्ट, नेहरू समिति की रिपोर्ट और ब्रिटिश में संपन्न 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इस अधिनियम में इनमें से कुछ विचार विमर्शों की सहायता ली गई थी। और जैसा कि हम पहले बात भी कर चुके हैं कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के संपन्न होने के बाद कुछ प्रस्ताव श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर के नाम से प्रकाशित किए गए थे, जिन पर बहस के लिए ब्रिटेन के दोनों सदनों ने और कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1935 में यह अधिनियम पारित हुआ। 1935 का अधिनियम काफी लंबा और काफी कठिन था। इसे 3 जुलाई 1936 को आंशिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन पूरे तरीके से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के पहले भी 1919 के मॉन्टफोर्ट सुधार यानी मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ट सुधार लागू किए गए थे, जो कि असंतोषजनक, अपर्याप्त और निराशाजनक थे। 1935 के अधिनियम के पारित होने में 1919 के सुधारों के प्रति असंतोष भी एक कारण है। ये असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। स्वराज्य दल की इसमें अहम भूमिका थी। इस दल के गठन का तो उद्देश्य ही 1919 अधिनियम के विरोध से जुड़ा हुआ था। उद्देश्य ये था कि विधान मंडलों में प्रवेश कर रहे इन सुधारों और उनसे संबद्ध किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध किया जाए। 1923 के चुनावों में इस दल को बहुत सफलता मिली और इस सफलता के लाभ को स्वराजियों ने विधेयक और सरकारी कार्यों के विरोध की ओर मोड़ दिया था। जैसा कि हमने बात की, साइमन कमीशन की इसमें भूमिका थी। कमीशन की रिपोर्ट में जो संस्तुतियां थी वो सभी अप्रत्यक्ष रूप से मॉन्टफोर्ट सुधारों के कमियों और कुछ अन्य सुधारों की आवश्यकताओं को रेखांकित कर रही थी। भारतीयों ने जो नेहरू रिपोर्ट बनाई थी और इसमें संपूर्ण भारत के लिए एक एकीकृत संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिससे केंद्र और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता मिल सके। गोलमेज सम्मेलनों को भी 1930, 31 और 32 में लगातार आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भी भारत में संवैधानिक विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श करना था और इसके आगे की रणनीति को तय करना था। लेकिन इन सम्मेलनों से भी कुछ खास उपलब्धता हासिल नहीं हो पाई, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अपना स्वरूप लिया और इन्हीं सब कारणों के बाद जब भारतीय असंतुष्ट रहे, तब जाकर ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 सूचियों का समावेश था। लेकिन अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन यानी संघीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक संरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, जो कि संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था, और हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन गवर्नर जनरल और मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधान मंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे और उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की भी व्यवस्था की गई। इस संघ का निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर के प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर होने थे। लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी, क्योंकि प्रस्तावित संघ में भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना जरूरी था, लेकिन भारतीय रियासतों का शामिल होना उनके लिए वैकल्पिक था। इसके साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई और केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी की गई। इसके साथ ही प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। गृह सरकार में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता था, उस पर उन्होंने मंत्री के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और साथ ही इंडियन काउंसिल को भी समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई। बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार है, उसको भारत से इसी 1935 के अधिनियम में अलग कर दिया गया और उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। नए संविधान में संशोधन करने की शक्ति
केवल अंग्रेजी संसद को ही थी। भारतीय विधानमंडल केवल उसमें संशोधन का प्रस्ताव कर सकता था। सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। सभी प्रांतीय विषयों में संचालन मंत्रियों द्वारा किया जाता था। ये सभी मंत्री एक प्रमुख मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित तो हो गया, लेकिन इस अधिनियम से गवर्नर जनरल और गवर्नर के अधिकारों में और वृद्धि हो गई। संघीय शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसमें भारतीय राजाओं को अधिक स्थान दिया गया था और संघीय न्यायालय को अंतिम न्यायालय नहीं माना गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ाया गया। द्वैध शासन प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापित कर दिया गया। इस अधिनियम में कहने के लिए तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी, पर वास्तविक रूप में समस्त अधिकार गवर्नर के पास ही थे। सभी का 1935 के अधिनियम पर क्या रुख था, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अगली बार। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।